हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अब क्या होगा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और NRA क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे होगा, किन किन एग्ज़ामों को इसके अंदर लिया गया है, क्या प्रक्रिया होगी, इस पूरे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो सरकार है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये दूसरा बड़ा बदलाव किया है। पहला उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव किया था और दूसरा बदलाव किया है कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू होगी, CET के थ्रू होगी। जितनी भी भर्तियां होनी है वो एक ही एग्जाम के थ्रू होने वाली है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है, एक ब्रीफ आइडिया में आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है? तो CET क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने क्या किया था, जब 1 फरवरी को इनका बजट का भाषण हुआ था, उन्होंने उसमें ये कहा गया था कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू एग्जाम होगी। अब जो उसके लिए क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होगा। ठीक है, ये एग्जाम लेगा। अब CET होता क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, NRA या CET की जरूरत क्यों पड़ी, अभी तक जितने भी एग्जाम हो रही थी, चल रही थी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि होता क्या है, हम एक साल के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स देते हैं। जैसे हमारा क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर साल में कई एग्जाम हम देते हैं। जब हम कई मल्टीपल एग्जाम देते हैं तो होता क्या है, हमें मल्टीपल एग्जाम देना है तो हमें हर एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, हर फॉर्म जब अलग से फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, अलग से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए फिर क्या होगा, जब अलग से फीस देनी पड़ेगी और उस एग्जाम के लिए हमें सेंटर भी अलग अलग जगह मिलेगा या अलग अलग जगह हमें जाना पड़ेगा, मतलब ट्रेवल भी करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, अलग अलग जगह पे जाके देना, बार बार फॉर्म भरना, बार बार फीस लगना, इससे क्या होगा, इस जो NRA या CET है इसके थ्रू हमारे क्या होगा, पैसे की बचत भी होगी। ठीक है, एक एग्जाम होगी, एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार फीस लगेगी। क्लियर है? और एक बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो हमारा समय की बचत भी हो रही है, हमारी जो पैसे हैं वो भी बच रहे हैं। और जब एक एग्जाम होगी तो उस पर अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, एक एग्जाम को हैंडल करना इजी है ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पेपर लीक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि जब मल्टीपल एग्जाम होती है, साल में बहुत सारी एग्जाम्स होती है, तो पेपर लीक होने के चांसेस रहेंगे। एक ही एग्जाम होगी, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए एक ही एग्जाम होगी, तो हमारी सरकार उसी पे पूरा फोकस करेगी, तो पेपर लीक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये जो CET प्रोसीजर निकाली है, फिलहाल 3 लेवल पे है, 10th लेवल पे, 12th पे और ग्रेजुएशन पे। जो 10th लेवल की एग्जाम है उसके लिए होगा, 12th लेवल की एग्जाम है उसके लिए होगा, और ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है। जो बच्चा ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेगा CET, वो 12th और 10th के लिए भी एलिजिबल होगा। क्लियर है? अब हाल फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने 3 एग्जाम्स, SSC, रेलवे और IBPS बैंक, इन 3 एग्जाम को मर्ज किया है। इन 3 एग्जाम को मर्ज किया है किसमें, CET में। मतलब अब SSC, रेलवे और IBPS एग्जाम की जो भर्तियां होगी वो कॉमन एंट्रेंस या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम का क्या होगा, बाकी एग्जाम भी, अभी इन्होंने सिर्फ इन 3 एग्जामों को किया है, बाकी एग्जाम को भी वो CET के अंदर लाने वाले हैं। क्लियर है? अब इन 3 एग्जाम को रिप्लेस किया है, टायर फर्स्ट के अंदर था, टायर फर्स्ट को इन्होंने रिप्लेस कर दिया CET से। ठीक है, ये तीनों एग्जाम किसके अंदर आ गई, CET के थ्रू होगी अब तीनों एग्जामों में भर्ती। पहले हमारी जो एग्जाम्स होती थी वो 2 लैंग्वेज में होती थी, हिंदी और इंग्लिश। अब जो हमारा CET होगा वो कितने लैंग्वेजेस में होगा, 12 लैंग्वेजेस में, क्योंकि पूरी इंडिया में
एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है तो हर एक स्टेट में अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है। इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया कि अब जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 12 लैंग्वेजेस में होगा। क्लियर है? होता क्या है बच्चों, जैसे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रमौली साहब ने क्या कहा है कि इंडिया में लगभग, इन 3 एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, इन 3 एग्जाम को मिला के 2.25 जो है 2.25 लाख जो है वैकेंसीज आती है 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में। और इसके लिए कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं? 2.5 से 3 CR, 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं कि सिर्फ 1.25 मतलब लगभग 1.25 लाख वैकेंसी जब आती है साल में इन 3 एग्जाम में, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस बैंक में, उसके लिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चे एग्जाम कैंडिडेट जो है फॉर्म भरते हैं। अब 2.5 से 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं और ये एग्जाम अलग अलग समय में होती है तो कैंडिडेट को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। एक चीज और यहाँ पे होता क्या है, पता चला यहाँ पे एसएससी का एग्जाम और बैंक का एग्जाम, आईबीपीएस, दोनों एग्जाम क्या है सेम डेट में आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी एग्जाम दे। भाई एक एसएससी की एग्जाम का भी फॉर्म डाला है किसी स्टूडेंट ने, उसने बैंक का भी डाला है, तो होता क्या है कि दोनों एग्जाम की सेम डेट आ जाती है, एग्जाम डेट। तो बच्चा आप सोचता है कि मैं एसएससी की एग्जाम में अपीयर हूं या बैंक की एग्जाम में अपीयर हूं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व है ना। अब एक ही एग्जाम होगा क्या, 12 लैंग्वेजेस में होगी। टायर 1 को इन्होंने रिप्लेस कर दिया सीईटी से। अब जो बच्चा 10th में टायर 1 ये जो सीईटी इसने क्लियर कर ली है ना, अब 12 लेवल पे अगर मान लो कोई एसएससी सीजीएल हो रहा है या एसजीएल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये बच्चा अब इसको फिर सीईटी एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, वो सीधे क्या हो जाएगा, इसमें एलिजिबल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अब ये बच्चा सीईटी होता क्या है, सीईटी में स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहते हैं। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, किसी बच्चे ने सीईटी दिया है, उसने जो क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने के बाद वो 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। अब 3 ईयर तक वैलिड रहेगा, उसका मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि उसने मान लो 2020 में उसने सीईटी दिया, उसके कितने आए, 60% आए। क्लियर है? अब उसको लग रहा है कि मेरे जो है मार्क्स कम है, तो वो फिर 2021 में फिर अपीयर हुआ, उसके मार्क्स आए 65। तो क्या होगा कि उसकी जो अब जो 3 इयर्स काउंट हो गए वो यहां से काउंट कर सकता है। ये वाला जो सीईटी का सर्टिफिकेट है ये वो लगा सकता है, क्योंकि यहां पे उसके मार्क्स, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने या जो सीईटी एनआरए है, इन्होंने क्या किया है कि जो वर्तमान सीईटी रहेगा और वर्तमान सीईटी का जो अंक रहेंगे उसको वो लेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लगा कि मेरे ये भी कम है, उसने 2022 में फिर से एग्जाम दिया और उसके क्या है, सिर्फ 50 मार्क्स आए। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला सर्टिफिकेट लगा सकता है, क्योंकि 2020 वाला 3 साल तक वैलिड रहेगा, 2021 वाला भी 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो ये वाला लगा सकता है, ये वाला ना लगा है। और इसमें एग्जाम में अपीयर होने के या मतलब अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। और ये होगा क्या, साल में 2 बार होगा, सीईटी साल में 2 बार होगा। तो आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते, 3 बार दे सकते, 4 बार, 5 बार, जब तक चाहे तब तक दे सकते हैं। इसकी कोई अभी लिमिट डिसाइड नहीं की हुई है। ठीक है, एक एग्जाम होगी सीईटी, एक सिलेबस होगा। ठीक है, आपका जो सीईटी होगा जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसका सिलेबस कॉमन रहेगा, एक ही सिलेबस रहेगा, तो आपको अलग अलग सिलेबस की तैयारी या अलग अलग सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिलेबस है, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। सिलेबस जनरली क्या हो सकता है, अगर कॉमन बात करें तो आपका कॉमन मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, साइंस होगी और कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, और जीके। ये जो 7 सब्जेक्ट्स हमारे चलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, है ना, और जीके। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, ये 7 सब्जेक्ट जनरली रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो ये कॉमन सिलेबस रहेगा इस सीईटी के लिए। और जो कंसर्न आपकी एजेंसी है जो आपकी एग्जाम लेगी, वो क्या करेगी, आपके जो नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन कर दे कि जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई हैं वही एलिजिबल है। तो यहां पे क्या होगा, जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई है वही उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो क्या होगा, आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना। जो बच्चे सीईटी क्लियर है वही उस एग्जाम में बैठेंगे, और वो एग्जाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना करवा सकता है, या कंसर्न एजेंसी वो एग्जाम करवाएगी। दूसरी चीज, ये सीईटी वाला जो भी यहाँ पे प्रक्रिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी अप्लाई कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई हो सकता है। आपके जो सीईटी स्कोर है इसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, वहां सब जगह आपका ये वैलिड रहेगा।
क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो इसको मंजूरी दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, और ये CET एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होने वाली है। क्लियर है दोस्तों? तो अब आगे क्या होने वाला है ये तो अभी हमारे गवर्नमेंट पे डिसाइड होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, 1000 सेंटर्स ओपन होने वाले हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ओपन होगा, ठीक है? मतलब मिनिमम 1 सेंटर तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 3 भी हो सकते हैं, पर 1 सेंटर होगा। उससे ये फायदा होगा कि हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, हम नियर बाय एग्जाम दे सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा महिलाओं को, है ना? कई बार महिला इसलिए फॉर्म नहीं डाल पाती कि यार हमें एग्जाम देने बॉम्बे जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। अब नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम हो रही है तो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो दीज आर दी ऑल अबाउट दी CET और NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिटेल जानना है या डिटेल आपको नोटिफिकेशन चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक शेयर की हुई है, वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें या मेरा समझाया हुआ या मेरा जो प्रेजेंटेशन था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।